आज 5.5 दिन अपने को इस यात्रा को जीवन विद्या एक परिचय शिविर को प्रारंभ किए हो गए हैं। 5.5 दिन की यात्रा में आज जो खुला है वो पीछे का जितना भी था उन सब का एक एक ईंट को जोड़ते हुए एक सुंदर महल जिसका हमने एक निर्माण देखा, और एक एक ईंट जितना भी भैया ने एक एक शब्द बोला है वो सारे के सारे शब्द आज सब कहीं न कहीं इस अस्तित्व में फिट होते हुए हमें नजर आए। कुछ हमारी स्मृति में थे, कुछ स्मृति में नहीं थे, लेकिन ये एक सुंदर अपने को जो महल सजा हुआ दिखाई दिया उसकी समरी के रूप में, या अब तक 5.5 दिनों के बीच में जो भी घटा है उसको मैं रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि सभी भाई बहन एक बार अंदर आ जाएं तो अपन बात प्रारंभ कर सके। स्टार्ट कर दूं। श्रद्धे बाबा जी को कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हुए मैं श्री सोम भैया का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे जीवन विद्या परिचय शिविर से अवगत कराया और बाबा जी के साथ भी रहना हुआ। और ये संयोग की घटना है कि जिस दिन मैं बाबा जी से प्रथम दिन मिला उसी दिन संयोग से सोम भैया का बर्थडे था, और जैसे ही मैं गया तो बाबा जी ने मुझे सबसे पहले यही कहा कि भाई ले, आज मेरा सोम का बर्थडे है तो इसके लिए हलवा खा। तो ऐसी कल्पना नहीं, शाम का समय था तो वो एकदम याद नहीं है जुलाई या डिटेल में। तो उस टाइम जाते ही बाबा जी ने सबसे पहले मुझे हलवा खिलाया और ख़ुद भी खाया। तो मैंने कहा भाई अब 90-92 साल के व्यक्ति और इस तरह इतनी प्रसन्नता से और कोई इजी वे में उन्होंने बढ़िया। और आज भैया को अपन देखते ही है, भैया का पहला परिचय शिविर जब सूरत में हुआ तब से हम जुड़े हैं। सूरत में 8-9 शिविर इनके स्टार्टिंग में परिचय शिविर हुए, उसके बाद अध्ययन बिंदु भी हुआ और बाकी कई प्रबोधकों का कार्यक्रम सूरत में रहा। मैं डॉक्टर पदम नाहर होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, सूरत में हूँ। पिछले 9 सालों से मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन अभ्यास में लगे हैं। मेरा पूरा परिवार इस बात को समझने में, जीने में पूरा प्रयासरत है। मेरे सभी माताजी, पत्नी, बच्चों, बहुओं सब ने दर्शन को पढ़ा है, शिविर किया है और अध्ययन अभ्यास में भी जी रहे हैं। तो आज अभी मेरे छोटे बेटे को मैंने 12वीं साइंस करते ही सीधा उसको कॉलेज में एंट्री देने के पहले उसको कहा कि भाई एक बार तुम सोम भैया का परिचय शिविर सुन ले। तो उसने सोम भैया का परिचय शिविर सुना जो बच्चों का था स्पेशली। उसको सुनने के बाद उसने ये तय किया कि भाई मैं अब एनवायरनमेंट लूँगा इंजीनियरिंग में, क्योंकि मुझे प्रकृति पे काम करना है और बाकी सारी इंजीनियरिंग में नहीं करूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो तुम्हारी चॉइस है। उसके बाद हर 3 साल के कोर्स में 10-10 दिन जाके उसने अछोटी में मेरे साथ अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसकी अपनी एक समझ बनी, तो फिर भी लगा कि पुनः ढंग से पढ़ना चाहिए। तो 2 वर्ष तक मानव तीर्थ में जाके उसने सभी पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन किया, जीने का अभ्यास किया। वहाँ 4 घंटे पढ़ना, 4 घंटे श्रम और 4 घंटे अभिव्यक्ति या अदर कुछ पढ़ना है, उसके लिए ये कार्यक्रम 12 घंटे का मानव तीर्थ में अपना एक संस्थान है रायपुर के आगे, वहाँ चलता है। वहाँ 2 साल उसने अध्ययन किया। मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि मेरी पुत्र वधू जो मिले वो भी दर्शन को पढ़ी हुई हो तो अच्छी बात है। तो फिर संयोग से हमें दर्शन से पढ़ी हुई लड़की मिली। उसके साथ अभी पिछले 14/11 को उसकी शादी हुई। उस शादी में भी पूरा दर्शन के आधार पर जीवन विद्या पद्धति से, सादगी से जो बाबा जी ने विधि बताई है उसी हिसाब से 2 समझदार मानव इस मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ मानव परंपरा को स्थापित करने के लिए ये कदम रख के शादी करते हैं। उन्हीं संकल्पों के साथ अपने प्रबोधक श्री सुरेश भाई पटेल ने दोनों बच्चों की शादी कराई। दोनों परिवारों की बड़ी सहमति के साथ, बड़ी खुशहाली के साथ, उत्साह के साथ ऐसा कार्यक्रम रहा। आज का दिन तो हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है
कि आज हम सब जो इतने दिनों से 5.5 दिन से 6 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई हमें ये सब प्रश्नों के उत्तर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जो हमारे लिए आज तक रहस्य बने हुए थे, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, अनेक अनेक भूत प्रेत, अलग अलग सवाल गोष्ठी में भी आते थे, हमने भी सुने कि ये सब सवालों के जवाब कब मिलेंगे। ये प्रतीक्षा में आज भैया ने काफ़ी कुछ 90% खोल दिया है। खाली अपना अर्थात जीवन क्रिया का जो स्वरूप है वो शायद अभी दोपहर के बाद अभी जीवन क्रिया लेंगे। बाकी भैया ने पूरा अस्तित्व दर्शन को अपन को समझाया। इसकी समरी में अपन देखना चाहते हैं संक्षेप में, तो ये अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है। ये पहली लाइन बाबा जी ने कही, ये अनुसंधान का मूल वाक्य था। जो उनको देखने को मिला, जो इन्होंने समझा, उस बात को सबके सामने, मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया कि अस्तित्व सहअस्तित्व है। इस सहअस्तित्व में 2 ही प्रकार की वास्तविकताएं हैं। मुख्य रूप से एक व्यापक है, एक प्रकृति है। प्रकृति को जब ठीक से देखा तो पता चला कि इसमें भी 2 ही प्रकार की मूल बात है, एक जड़ प्रकृति है, एक चैतन्य प्रकृति है। जड़ प्रकृति में भी देखा कि उन सब के अंदर जितने भी अंश, परमाणु, अणु, पिंड, रचना, सारे के सारे एक स्वयं व्यवस्था में है और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है। तो जब आगे अपन इसका कारण खोजने गए तो हमें पता चला कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने की वजह से ये सारी प्रकृति में सारी गति पूरी की पूरी पूर्णता की तरफ चल रही है। इसलिए ये चीज़ जितनी जितनी अपने अंदर गहरी होती चली जाएगी, उतना उतना सहअस्तित्व सहअस्तित्व की विधि से जीना अपना सहज होता चला जाएगा। हमें हर व्यक्ति पे ये भरोसा हो जाता है कि ये व्यक्ति सीख सकता है, समझ सकता है, सुधर सकता है, कर सकता है। क्यों? कि उसके अंदर वो भी पूर्णता की तरफ यात्रा कर रहा है। क्योंकि पूर्ण में गर्भित होने से हमारी गति निश्चित रूप से पूर्णता की तरफ होगी। तो ये एक मूल बात जैसे ही आपके अंदर स्थापित होती है तो आपके बाह्य जो साप ताप संताप ताप साप दाप ये सारे बिल्कुल हल्के होके, बाबा जी ने जैसे कहा है, जागृति पथ पे कदम रखते ही अपने साप ताप दाग से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये मुक्ति तब मिलती है अपने को एकदम हल्कापन लगता है। जैसे भैया ने एक एक ईंट को जोड़ते हुए अपने को जिंदा रहना और जीना समझाया, उसके बाद में सुख समझाया, व्यवस्था समझाई, व्यवस्था में जीना, व्यवस्था के लिए जीना, व्यवस्था सब बनी हुई है, उसमें प्रकृति के कुछ नियम है, उन नियमों को अपने को समझना है, समझ के जीना है, यही महत्वपूर्ण काम है। अभी हम लोगों का कितना प्रेशर था कि हमको ये नियम बनाना है, ये काम करना है, वो करना है, ये बनाना है, ये करना है, उसको सुधारना है, पत्नी को शिविर में लेके आना है, भाई को लेके आना है, जिनसे झगड़ा चल रहा है उनको लेके आना है। ये सब चीज़ों को जो अपने अंदर घूम रहे थे, ये सारे चीज़ें भैया ने धीरे धीरे करके अपने को ये सेंटर में लाके खड़ा कर दिया कि सबसे पहला काम है स्वयं को समझना। और 3 ही काम अपने को मुख्य रूप से बताए, अस्तित्व को समझना, खुद को समझना और जीना कैसे। ये 3 चीज़ें। अब अस्तित्व को पूरा खोल के, एक ही लाइन को खोल के पूरे 5.5 दिन में समझाया कि अस्तित्व से अस्तित्व है। इसमें 5 दिन तक उन्होंने ये प्रयास किया कि जो प्रकृति की सारी चीज़ें हैं जिनसे रात दिन हम जिंदा रहने वाले भाग पे जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हर तरह से, हर एंगल से फोकस किया, बार बार समझाया, हर तरह से हमारी मानसिकता को ये तैयार किया कि हम परिवार स्वयं में समाधानित हो जाएं और परिवार में समृद्धि के भाव के साथ जीने लगे। इस तरह की भाव दशा जब तैयार हुई, आज भैया ने वो दूसरी मूल ऊर्जा को खोल डाला, जिसको ये सारा ऐश्वर्य जो हम देख पा रहे हैं हम सबके अंदर, पूरी प्रकृति के अंदर, उस ईश्वर का जिसको सबको मिलने की प्रतीक्षा थी, आज भैया ने उनसे दर्शन कराया। और भ्रम और भय से मुक्ति, बार बार इतना था कि मुक्ति पाना है, मोक्ष जाना है, ये सारी भाव दशाएं एक क्षण में गिर जाती है जब ये समझ में आता है कि भ्रम और भय से मुक्ति ही अपने लिए मुक्ति का कारण है। तो इस तरह से ये चीज़ें जितनी जितनी सूत्रों के रूप में हमें स्पष्ट होती जाती है। मैंने अपना एक अनुभव किया है कि कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, जिस जगह कोई भी समस्या आई, उसमें हमने या तो नियम को तोड़ा है या सहअस्तित्व को ठीक से समझा नहीं है। जिस क्षण अपने सहअस्तित्व की चाबी, इतने सूत्र, हर सूत्र को मैं एक चाबी मानता हूँ, एक एक चाबी से एक एक ताला खुलता है, और सब ताले खुलने के बाद भी कोई ताला अपने को, कोई चाबी सूट नहीं कर रही है, तो वहाँ एक ही चाबी काम करती है, सहअस्तित्व की चाबी। सहअस्तित्व को आज भैया ने इतना अच्छा समझाया
कि मूल जो सहअस्तित्व है वो व्यापक और प्रकृति का है। इसके पहले हम देख पाते हैं प्रकृति के अंदर भी कि कोई भी परमाणु अकेला साथ में अकेला नहीं रह सकता। परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलकर अणु बनाता है। जैसे जीवन परमाणु हुआ तो जीवन परमाणु भी आशा बंधन के साथ जुड़ जाता है, जीने की आशा के साथ जुड़ जाता है। तो ये सहअस्तित्व को अपन बाह्य जगत में भी, जिंदा रहने के धरातल पे भी हर जगह इसको देखते हैं और प्रमाणित करते हैं। और सबसे बड़ा भार तो ये खत्म हो जाता है किसी को ठीक करना है। आज 5.5 दिन में जो भैया ने पहले दिन बोला उसको हूबहू पालन किया। एक बार भी भैया ने ये नहीं बोला कि चाहिए शब्द, आपको मुझे इनको ऐसा करना चाहिए, एक बार भी 5.5 दिन में हमने चाहिए शब्द नहीं सुना। भैया ने कभी किसी को नहीं कहा कि कुछ छोड़ दो, भैया ने कभी किसी को नहीं कहो कि मेरी बात मानो, मैं ये उपदेश दे रहा हूँ, मैं ये आदेश दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, ये करो ये मत करो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाली एक सही का प्रस्ताव अपने सामने ला के रख दिया। और सही में वो ताकत है, बाबा जी कहते थे कि न्याय में वो ताकत है कि मानव जाति की ताकत नहीं कि वो न्याय का विरोध कर सके। ये न्याय इतनी बड़ी चीज़ है। जब पूरी प्रकृति में हमने अच्छे से देखा इस व्यापक को एक ढंग से नियम के रूप में, जब आज भैया ने बताया कि नियम के रूप में पहचाना, अपने व्यवसाय काल में जब हम जीते हैं तो नियम के रूप में देखते हैं, व्यवहार काल में जीते हैं तो न्याय के रूप में देखते हैं, समाधान में अपने विचार काल में समाधान में देखते हैं। और जब अनुभव होता है तो उस अनुभव के आनंद के साथ हम वो अनुभव काल में आनंद के रूप में इसको पहचान पाते हैं। इसी सत्य को, इसी परमेश्वर को, इसी जितने भी अपन ने नाम लिए आज, वो सारे के सारी चीज़ें प्रैक्टिसेबल है, प्रैक्टिकल है और सब तरह से हमने उसको आजमा के देखी है। और भैया ने खुला मंच दिया कि आप कहीं भी कैसे भी उस बात को जांचने के लिए पूरे स्वतंत्र है, किसी को कोई भी बात जबरदस्ती नहीं मनवाई गई। तो यदि इतना सब 5.5 दिन में हमने सीखा है तो हम क्यों अपने परिवार को, पत्नी को, भाइयों को, किसी को जबरदस्ती करने का कोशिश करेंगे। हम उनको बताएंगे अपने आचरण से। अपना आचरण ही अपना प्रमाण है। जैसे ही हम आचरण पूर्वक आगे जीते हैं तो उसका फलन, उसका मल्टीप्लाई होना ये स्वाभाविक है। और हम चाहते हैं कि इस आचरण के द्वारा ही हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तो भी जीना सार्थक होगा। और इतना बड़ा फर्क, कितनी बड़ी मान्यताएं जिंदा रहना और जीने के प्रति हमने जो बना के रखी थी वो एकदम ध्वस्त हो गई। इस सभा की सबसे बड़ी विशेषता ये देखी कि इसमें सैकड़ों टीचर्स है, 300 लोगों के अंदर 100 से अधिक टीचर्स है। और जैसा भी भैया बताते हैं कि टीचर में वो क्वालिटी होती है कि जिसकी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है और उसके पास देने के लिए, जबकि टीचर अपने आप को सबसे हीन मानता है, जिसको कोई काम नहीं मिलता वो टीचर की नौकरी करना मजबूरी समझता है। लेकिन ये सबसे बड़ा काम है और इतनी बड़ी सेवा का इतना बड़ा, और मानव जाति में जब शिक्षा के द्वारा ज्ञान को क्लासरूम में लाया जा सकता है, ये पहली बार देखा है। हम 5.5 दिन में इतने लोग सुबह 8:30 से लेके 8:30 तक दिन भर इसी एक ही व्यक्ति को, एक ही बात को सुनते सुनते न कभी बोर हुए। और जिस सुख से हमने शुरू किया था उससे कई गुना सुख हमारा बढ़ गया। हम प्रतिपल सुख को महसूस कर रहे हैं। मैं भी अपने जीवन में पहले शिविर सुनने से लेके आज तक की यात्रा में हर पल मेरे अंदर स्थिरता, सुख का बढ़ना ये फील करता रहता हूँ। और आप भी 5.5 दिन में ये प्रमाण ले सकते हैं। इसी बात को अपने अंदर अपनी गहराई से जितना हम उतारेंगे, मैं मानता हूँ कि हम पूरी तरह सुखी होंगे। मानव जो अपन ने बताया जीवन और शरीर का रूप है, इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग करते हुए हर बार अपन देखते रहेंगे तो अपना जीना सार्थक रहेगा। गाड़ी है और ड्राइवर है। ड्राइवर की खुराक है दूध पीना, गाड़ी की खुराक है पेट्रोल डालना। पेट्रोल की जगह हम दूध डाल देंगे और दूध की जगह पेट्रोल डाल देंगे तो उसमें गड़बड़ होने वाली है। न ठीक से गाड़ी चलेगी और न ठीक से ड्राइवर काम करेगा। तो ऐसे ही मैंने प्रयोग किया कि भाई सुविधा से सुख नहीं हो सकता, सामान से सम्मान नहीं हो सकता। इन सब बातों को हमने अपने ज़िंदगी से जोड़ के जब भी देखा है तो इसके निष्कर्ष अपने को मिले। एक प्रयोग मैंने किया था कि हमारे नेचुरोपैथी का एक कैंप था, 50 आदमी वहाँ बैठे थे। तो वहाँ सबसे सुबह सुबह मौसमी का रस पिलाया जा रहा था। तो मैंने उस मौसमी के रस के साथ में 1 गिलास एसिड का रख दिया और लिख दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अब आप जिसको पीना है वो पी लो।
तो सब लोगों ने आया, मौसमी के रस तो थे अपने पास पूरे 50, 2-4 बोतल एसिड की भी ला के रखी थी, तो उस पर लिखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किसी ने उस एसिड को उठाया नहीं और सीधा अपना मौसमी का रस पिया और चल दिया। और कुछ लोगों ने तो इतने ध्यान से उठाया कि गिलास भी टच नहीं कर जाए। मतलब समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। जैसे ही हम गलती करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हमको समझ नहीं थी। जितने भी लोग आए उनको सबको पता था कि ये मौसमी का रस है, ये शरीर में फ़ायदेमंद है, ये एसिड है, ये हमारी आंत को, आमाशय को जला देगा, इसलिए किसी ने वो एसिड नहीं पिया। तो इस तरह से जब भी हमको ये चीज़ समझ आती है तो हमारे से गलती नहीं होती है। अभी हमको जिंदा रहने और जीने की समझ नहीं है, इसलिए हम बार बार गलतियाँ करते हैं। जितनी हम समझ बढ़ती जाएगी, समाधान का सुख हमको फील होता जाएगा, उतनी हमसे गलतियाँ होती जाएगी। एक इस बार इस शिविर की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे जैन परंपरा से हम लोग आए हैं, त्याग की बात को लेके। भैया ने जो त्याग की बात बताई, तो वो त्याग तो ऐसे हल्का छूट गया कि पता ही नहीं चला कि निरर्थक का त्याग होता है। जब बड़ी वस्तु मिल जाती है तो छोटी वस्तु अपने आप, जो निरर्थक वस्तु है, अपने आप गिर जाती है। किसी को पेड़ के पत्ते गिराने नहीं पड़ते, मलमूत्र विसर्जन का वेग आता है, वो स्वतः छूट जाता है। हम भोजन के लिए जाते हैं, भोजन करते हैं, वो शरीर की आवश्यकता है। वैसे ही मल विसर्जन, पसीना, श्वास प्रश्वास अपने आप होता रहता है। ये अनावश्यक चीज़ें त्याग करने की, त्याग को याद रखने की उसकी ज़रूरत नहीं है। आप मूल चीज़, बड़ी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ जिस दिन अपने को हाथ लग गई, उस दिन ये छोटी चीज़ें छूटती रहती है। इस तरह हमने भी जब दर्शन की इस गरिमा को, इस महत्ता को पकड़ा, तो ये समझ में आया कि जो अनावश्यक है वो स्वतः ही गिरता रहता है। और बाकी तो भैया के, क्योंकि अभी आज अपने को जीवन क्रिया को सुनना है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भैया आ गए हैं। भैया के प्रति पुनः पुनः एक बार कृतज्ञता कि इन्हीं के द्वारा पहला शिविर, आगे शिविर, इन्हीं के द्वारा आज हमने पहला शिविर सुना। और इनके अंदर भी, इनको भी खूब खूब शुभकामना कि शीघ्र ये जागृत हो, अनुभव को प्राप्त हो। बस यही हमारी हार्दिक इच्छा है। प्रणाम भैया। बोलिए। तो अभी से शुरू करेंगे और शाम तक, और नहीं तो थोड़ा बहुत सुबह तक जीवन क्रिया हम पूरा कर लेंगे। तो ऐसा हमने सोचा था कि जीवन क्रिया पूरा कर पाएँ, तो संयोग ठीक बन रहा है। चलिए, मैं जीवन क्रिया शुरू कर रहा हूँ। उसके पहले मैं एक परिचय करा दूँ, और फिर चूँकि भाई जी निकलना चाहेंगे, तो हमारे बीच में हमारे भाई हिमांशु दुग्गड़ जी। कितने लोग परिचित हैं? काफ़ी लोग परिचित। हिमांशु भाई संयोग से गुजरात जा रहे हैं, और बीच में ऐसा ध्यान में रहता ही है कि शिविर चल रहा है, तो सबसे मिलने का मन रहता ही है। हिमांशु भाई, जो लोग नहीं परिचित हैं, एक बार आइए, सामने आ जाइए। सरदार शहर से हैं, राजस्थान से हैं, और बाबा से बहुत एक निकट का संबंध रहा। और मानव तीर्थ के रूप में जो प्रकल्प छत्तीसगढ़ में चलता है, उसमें एक अहम जिम्मेदारी आप निभा ही रहे हैं। तो इस क्रम में काफ़ी सुखद स्थितियाँ हैं। जहाँ भी शिविर होता है, हम सारे लोग मिलजुल के उसको ऑर्गेनाइज़ करना, चलाने का काम कर ही रहे हैं। और इस क्रम में सभी पूरे समय रह सकें, ये संभव नहीं हो पाता है। फिर भी कम से कम एक प्रेजेंस रजिस्टर हो जाए, और सबसे देखना, मिलना जुलना हो जाए, उत्साहवर्धन हो जाए। इतने साल आदरणीय सोम भैया से दोस्ती रही, और मेरा हमेशा मन करता था कि सोम भैया के शिविर में मैं जाऊं। इस साल कोई संयोग बना है कि आंशिक रूप में ये सफल हो पाया है। अभी तक पूरे शिविर में नहीं बैठ पाया हूँ भैया के, बट इनके लगभग 4-5 शिविर ऐसे हो गए हैं जहाँ अनायास ही मेरा जाना वहाँ हो रहा है। ये जो पुष्कर जो भूमि है, इससे मेरा जुड़ाव व्यक्तिगत तौर पे बहुत पुराना है। मेरे को जो समाज के अंदर जीने की जो प्रेरणा मिली जिस व्यक्ति से, वो यहीं रहते थे, यहीं पास में उनका आश्रम है। इसलिए मेरे मन में इस जगह के लिए बहुत श्रद्धा है, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और आज मेरे जो आध्यात्मिक गुरु आदरणीय नागराज जी के
प्रतिपादित किए हुए दर्शन का आज यहाँ शिविर हो रहा है। और इस शिविर में भले ही थोड़ी देर के लिए, पर मेरे को यहाँ आने का मौका मिला और आप सब लोगों को यहाँ देख के तो मेरा मन इतना ज़्यादा खुश है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ तक दर्शन की बात है उसके बारे में तो मैं क्या बोलूँ। मेरे मन में जितना भी आधुनिक शिक्षा को पाके जो प्रश्न थे और थे, ये थे, इन सब के लिए इतना आश्वासन मन में हो गया है कि इनका सबका उत्तर यहाँ है। साथ में ये पीड़ा भी है कि जितने उत्तर हैं उन उत्तरों को मैं अभी तक समझा नहीं हूं। पर ये बहुत गहरे में स्वीकृति हो गई है कि ऐसा कोई भी मेरे मन में ऐसा सवाल नहीं है था या आज भी नहीं है जिससे इससे उत्तरित नहीं होगा। कुछ बाबा जी की बहुत कृपा रही है और बाबा जी की कृपा के कारण बाबा जी के जितने भी प्रमुख शिष्य हैं उन सब की बड़ी ही ज़्यादा मेरे पे कृपा रहती है। जिनमें से एक हमारे सोम भैया हैं, वो जितना सोम भैया बोलते हैं उतना मुझे लगता है कि मेरे में योग्यता नहीं है। बट ये थोड़ा बड़े भाई होने के नाते थोड़ी उदार ज़्यादा है, छोटे के प्रति बड़ा उदार रहता ही है ये, तो उनकी उदारता कारणवश ही ज़्यादा आई थिंक सोम भैया ये बात बोल रहे हैं। मैं अंत में आप लोगों सबसे निवेदन यही करूँगा, बहुत बड़ी बात हम सुन रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी, ये शरीर यात्रा ही नहीं, आगे की सारी शरीर यात्राओं को बदलने की जो है पोटेंशियल रखती है। इसको इस रूप में ही देखा जाए और बड़ी ईमानदारी से सब कुछ छोड़ छाड़ के इसको समझने में लग जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अकर्मणी हो जाए, मैं बिल्कुल उसमें स्वीकार नहीं करता कि अकर्मणी कोई आदमी हो जाए, पर प्राथमिकता तो समझना ही है और हर कर्म इसीलिए है ताकि समझें। और कर्म सार्थक इसी रूप में है कि हम समझें। मैं तो इतना ही बात आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं। आप सब लोगों को मिलके मेरे को बहुत खुशी हो रही है। आप सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। तो जितनी चर्चा हमने ब्रेक के पहले की उसमें लगभग हमने देखिए, यदि शुरू से पूरी यात्रा को देखें तो एक पड़ाव पहला दिन होता है जहाँ ये क्लैरिटी बनती है कि हाँ एड्रेस अधूरा है या गलत है, जिंदा रहना और जीना। एक क्लैरिटी का दूसरा पड़ाव आता है जहाँ जीवन और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, दोनों की आवश्यकता अलग है, उनको पूरा करने का तरीका अलग है। एक से दूसरे की आवश्यकता, दूसरे से पहले की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। नहीं होती है मतलब नहीं होती है। ये दूसरा पड़ाव था। तीसरे पड़ाव के रूप में अब जब आगे बढ़े हैं तो मानव की परिभाषा से लेके, तो मानव की परिभाषा में हमने यहाँ पहुँचे कि मानव समाधान पूर्वक सुखी होता है। अब मुझको लगता है कि समाधान का अर्थ और ज़्यादा जीवंत हो उठा है। तो समाधान का एक अर्थ शुरू में कह रहे थे कि क्यों और कैसे का उत्तर, क्यों जीना है, कैसे जीना है। दूसरे सेंस में कहें कि हर आयाम में क्यों और कैसे का उत्तर। तीसरे सेंस में अब यहाँ आके और टेक्निकली उसको ठीक करके बोल सकते हैं। तो अब ये समझ में आता है कि मानव, फिर मानव लक्ष्य के अर्थ में जीने का मतलब समाधान है, ऐसी स्पष्टता बनी। अब यहाँ के बोल रहे हैं कि कुल मिला के मामला इतना है कि सहअस्तित्व को समझना है, सहअस्तित्व में जीना है। एक लाइन शुरू में आई थी कि मानव को भय प्रलोभन आस्था पूर्वक नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मानव के साथ सहअस्तित्व पूर्वक ही जिया जा सकता है, क्योंकि अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। और सहअस्तित्व से बाहर निकल के मैं अपनी दुनिया बना लूँगा, ये संभव नहीं है। तो खेल इतना ही है कि सहअस्तित्व की बारात निकली है, उस बारात में शामिल हो सकता हूँ। उसमें शामिल होने के लिए उसके नियम से मैं अवगत रहूँ, ये आवश्यक है ही। और अपनी बारात निकालेंगे तो जनाजा ही निकलेगा, ये भी पक्का है ना। घर घर में उसके लक्षण भी दिखाई देते ही हैं। तो ये क्लैरिटी बने कि अब ये बोल सकते हैं कि सहअस्तित्व को समझना है और सहअस्तित्व में जीना है ना। यहाँ पे आके अब ये क्लैरिटी बनती है। अब एक लाइन में कहें तो क्या करना है,
भाई सह अस्तित्व को समझना है। क्योंकि सह अस्तित्व है। समझ लेंगे तो क्या करेंगे? सह अस्तित्व में जीना है। सह अस्तित्व में जीने का क्या मतलब है? सह अस्तित्व में जीने का क्या मतलब है? मानव लक्ष्य के अर्थ में जीना है तो बेसिकली इतना ही होगा कि परिवार में न्याय को प्रमाणित करना है, अखंड समाज के अर्थ में धर्म प्रमाणित होगा, और चारों अवस्थाओं के अर्थ में सत्य प्रमाणित होता है। तो एक भाषा ये है कि सहअस्तित्व को समझना है, सहअस्तित्व में जीना है। सहअस्तित्व में जीने को और खोला तो एक मानव है जो सहअस्तित्व को समझने से सुखी होता है। सहअस्तित्व को समझना है, इसी का नाम समाधान बराबर सुख है। समाधान बराबर सुख का मतलब है कि सहअस्तित्व को समझना है और फाइनली सहअस्तित्व अनुभूति, जिसमें कहा कि अनुभव काल में मूल ऊर्जा आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है, आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है और व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। इसी का नाम सुख है। समाधान बराबर सुख है। ये समझ, यदि समाधानित हूँ तो मेरे समाधानित होने का प्रमाण क्या होगा? आचरण ही होगा। आचरण कहाँ होगा? परिवार में ही होगा। तो परिवार में न्याय प्रमाणित होता है, और परिवार समूह की जब बात करेंगे तो अखंड समाज के रूप में, तो मानव की व्यवस्था अखंड समाज के अर्थ में है, तो वहाँ धर्म प्रमाणित होता है। धर्म प्रमाणित होता है मतलब मानव धर्म प्रमाणित होता है। मानव धर्म का मतलब मानव सुख धर्मी है। मानव सुख धर्मी है का मतलब सभी मानव सुख रूपी धर्म को पा सकते हैं और सुख रूपी धर्म को पाकर समाज भय से मुक्त हो सकता है। तो समाज भय से मुक्त हो गया का मतलब है कि सभी पा सकते हैं। और फाइनली मूल ऊर्जा सभी इकाइयों में, सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, अपने आचरण को व्यक्त करती हैं। यदि मैं सत्य को समझता हूँ, सहअस्तित्व को समझता हूँ, तो चारों अवस्थाओं के साथ, अपने आचरण के साथ मैं जी सकता हूँ। फलन में, प्रकृति में संतुलन, चारों अवस्थाओं में संतुलन। तो मेरे को लगता है कि मूल बात जो अभी पकड़ने की है वो ये है कि एक समाधानित मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक अपने समाधान का प्रमाण देता है। ये बात बैठ गई? एक समाधानित मानव का प्रमाण क्या होगा? तो वो एक मानव अपने में समाधान को परिवार में न्यायपूर्वक प्रमाणित करता है, समाज में अभयता को प्रमाणित करता है, चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्रमाणित करता है। ये मानव में समाधानित होने का प्रमाण है। तो मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता है। न्याय की निरंतरता ही धर्म है, न्याय का ही फैलाव ही चारों अवस्थाओं के लेवल पे सत्य है। और न्याय के मूल में, न्यायपूर्वक जीने के मूल में एक समाधानित मानव है। इतनी बात आई। तो यहाँ से अब हम जीवन क्रिया की बात कर सकते हैं, क्योंकि जीवन क्रिया में मेनली हमको न्याय धर्म सत्य को बिठाना है। बाकी बात तो पहले से हो रखी है। हाँ जी, तो जीवन क्रिया शुरू करें। चलिए बीच वाले बोर्ड पे रहते हैं। तो देखिए, किसी भी इकाई को पहचानना है। हम मैं जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, समाधान पूर्वक सुखी होता हूँ, और शरीर उसके लिए साधन है। ये जीवन को पहचानने के लिए, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए हम क्रिया से पहचानते हैं। जैसे पेन को कैसे पहचानते हैं? पेन की क्रिया से पहचानते हैं, आकार से नहीं पहचानते। पेन को हम पहचानते हैं तो उसकी क्रिया से पहचानते हैं। क्रिया का नाम पेन है, आकार का नाम पेन नहीं। तो क्रिया को हम पहचानते हैं तो इसका मतलब है, तो जीवन भी कोई क्रिया करता होगा।
तो जीवन 10 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान है। का अविभाज्य वर्तमान। अविभाज्य का मतलब है जिसको कोई भाग विभाग नहीं होता है। मन वृत्ति से अलग हो जाए, आत्मा अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है वो। चलिए, तो मैं सभी बोलूँगा, आप उसको केवल अपने में देखेंगे। सभी मानव में निरंतर सुख की कामना, चाहना और उपलब्धता के अनुसार भोगने की क्रिया लगातार बनी हुई है। ऐसा अपने में चेक करें, ऐसा है कि नहीं है। सभी मानव में निरंतर सुख की कामना बनी रहती है और उपलब्धता अनुसार सुख भोगने की क्रिया भी लगातार होती रहती है। दोनों ये एक ही क्रिया है जिसको नाम लिख देंगे आस्वादन क्रिया, स्वाद लेने की क्रिया। तो जब जीभ से स्वाद लेते हैं तो उसको स्वाद बोल रहे हैं, जब जीवन उसको सुख भोगता है तो उसको आस्वादन बोल रहे हैं। तो जीवन में एक क्रिया है जिसको हम आस्वादन क्रिया बोल रहे हैं। आस्वादन क्रिया का मतलब है कि निरंतर सुख की चाहना। तो मानव में जो सुखापेक्षा है, सुख की अपेक्षा है, और उपलब्धता के अनुसार जो भोगने की क्रिया है उसको आस्वादन क्रिया बोल रहे हैं। ये लगातार हो रही है कि नहीं? ये मानव में लगातार हो रही है। अब मुझको कोई चीज़ की आस्वादन की अपेक्षा है, क्या भाई चाय हो जाए, तो चाय हो जाए बोलने से हो जाएगी कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? मैं करूं या कोई और करे या किसी को बोलूँगा तो है ही। तो चाय के आस्वादन की अपेक्षा है, ये आस्वादन क्रिया हो गई। अब चाय को आस्वादन करने के लिए फिर मैंने चयन किया कि चलो भाभी जी को बोल देता हूँ, किसी भाई को बोल देता हूँ, या मैं ही बना लेता हूँ। तो किसी को बोल देता हूँ या मैं बना लेता हूँ, ऐसा करने का मैंने निर्णय लिया ताकि मैं उस चाय को आस्वादन कर सकूं। तो किसी आस्वादन को करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसका नाम चयन है। तो दो क्रिया हो गई, आस्वादन और चयन। चयन क्या हुआ? किसी सुख की, कोई सुख का आस्वादन करना है, कोई सुख को भोगना है। चलो भाई शिविर में जाना है, 3 बज गया। 3 बज गया, अब जो वहाँ शिविर में जो अर्थ मिलेगा, जो कंटेंट मिलेगा, उसका आस्वादन करना है। तो करना है, आ गया तो क्या करेंगे? चलो उठ के चले। तो बेशक ठंडी लग रही है, बेशक लगता है कि चलो आधा घंटा और सो लूँ, लेकिन फिर भी आस्वादन अपेक्षा बोलती है कि नहीं, टाइम से जाना है। और हम उठ के यहाँ तक चले आते। हम उठ के यहाँ तक चले आए, इसका नाम चयन है। तो आस्वादन और चयन के रूप में 2 क्रिया हो गई। जब भी हम चयन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई एक ही चीज़ रहती है जिसका आस्वादन हम कर रहे होते हैं कि कई चीज़ एक साथ बनी रहती हैं? कई चीज़ें एक साथ बनी रहती हैं। जैसे डेली सुबह उठ के हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम घर चले जाएं, ये भी ऑप्शन है पुष्करी घूम के आ जाएं, ये भी ऑप्शन है कुछ खाने पीने चलते हैं, ये भी ऑप्शन है अब आज रूम में ही सोएंगे। तो हमेशा हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। उस ऑप्शन में से मैं किसी एक को चुनता हूँ। किसको चुनूंगा? यदि ज़्यादा दुखी होना है और कम दुखी होना है तो, और ज़्यादा सुखी होना है तो कम सुखी होना है तो ज़्यादा सुखी वाले को। ज़्यादा सुख है और कम सुख है, कम दुख है और ज़्यादा दुख है, इसको मैं कैसे तय कर पाऊंगा?
तो इसके लिए मुझको कंपेयर करना होगा। यदि नहीं जाऊंगा तो क्या नुकसान होगा, और जाऊंगा तो क्या फ़ायदा होगा, और रूम में रहूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो मैं कंपेयर करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगातार मेरे अंदर कंपैरिजन चलता ही है। कंपैरिजन के बाद ही मैं तय कर पाता हूँ कि क्या चीज़ का आस्वादन भी लगातार चलता ही रहता है, और जिसमें कंपैरिजन ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा सुख वाला ऑप्शन मिलता है या कम दुख वाला ऑप्शन मिलता है, उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो जीवन में एक क्रिया और हो गई, कंपैरिजन। इसलिए पहले भी किसी मोड़ पे चर्चा हुई थी कि किसी को जज नहीं करना है, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है प्रैक्टिकली, क्योंकि जज करने की क्रिया जीवन में लगातार चल रही है, कंपैरिजन की क्रिया जीवन में लगातार चल रही है, इसलिए कंपैरिजन तो होगा। तो इसका अर्थ है कि मानव में कंपैरिजन करने वाली एक क्रिया है, जिसके आधार पे मैं कम सुख ज़्यादा सुख, कम दुख ज़्यादा दुख में से किसी एक को चूज़ करता हूँ, और उसके आधार पे आस्वादन करता हूँ, और उसके आधार पे चयन करता हूँ। तो इसका मतलब है, और जब मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है तो कैसे होगा? कंपैरिजन करना है तो उसके सारे फाइन डिटेल्स को निकालता हूँ। ये फ़ायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, ये मुझको पसंद है, ये उसको नापसंद है, वो नाराज़ हो सकता है, या ये आज ये काम कर सकता हूँ, कल नहीं कर सकता हूँ। तो इसका नाम विश्लेषण है। जब भी 4 ऑप्शन में से फाइनली किसी एक तक पहुँचता हूँ, तो चारों ऑप्शन में जितने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, सब पे विचार करता हूँ। तो चारों ऑप्शन के सारी संभावनाओं को एक एक निकाल के बारीक देखना, और हर जगह में फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करना, उसके आधार पे फाइनली किसी एक जगह तक पहुंचना, इसका नाम विश्लेषण है। तो जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो उसके मूल में विश्लेषण होता ही है। तो विश्लेषण पूर्वक तुलन होता रहता है ना। तो विश्लेषण एक क्रिया हो गया, तुलन एक क्रिया हो गया, आस्वादन एक क्रिया हो गया, और चयन एक क्रिया हो गया। ऐसे करके हमने 4 क्रिया को देखा। फिर से रिपीट करता हूँ, सभी मानव में निरंतर सुख की तलाश है, इसका नाम आस्वादन क्रिया है। सभी मानव में उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया, सुख भोगने की क्रिया होती रहती है, ये भी आस्वादन क्रिया के अंदर दोनों काम हो रहे हैं। तो आस्वादन क्रिया एक क्रिया जिसमें निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पे भोगने की क्रिया होती रहती है, इसका नाम आस्वादन क्रिया है। जैसी मेरी सुखी होने की अपेक्षा है, उसके अनुसार उस सुख को पाने के लिए मैं जो प्रयास करता हूँ, उसका नाम, जो मैं शरीर से फाइनली एक्शन, जो सुखी होने के लिए मैं शरीर से एक्शन लेता हूँ ना, अब ये करना है, इसका नाम चयन है। लेकिन ये जो मैंने आस्वादन किया, आस्वादन की अपेक्षा किया, और कोई आस्वादन के लिए अब मैं ये करूं, उसके मूल में क्या है, उसके और बैकग्राउंड में गए तो मेरे पास 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में से उसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव को मैंने विश्लेषण किया। तो जब मैं 4 ऑप्शन को आपस में कंपेयर करता हूँ, तो चारों ऑप्शन के सारे पॉजिटिव नेगेटिव को निकाल के देखता हूँ, इसका नाम विश्लेषण है। तो विश्लेषण पूर्वक तुलन हुआ और आस्वादन पूर्वक चयन हुआ, और फाइनली शरीर से मैंने कोई एक्शन लिया। ये ठीक हो गया, चारों क्रिया पहुंच गई। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी मेहनत? तो सुख की तलाश में। तो सुखी होने की इच्छा मानव में है। इसलिए देखिए, इंद्रियों की बढ़िया परिभाषा है, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंगों की इंद्रिय संज्ञा है। इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंगों की इंद्रिय संज्ञा है ना। वो खाते ना, गुपचुप खाते, गुपचुप
वो गोल गोल रहता है, उसमें पानी रहता है, वो बहुत नमकीन नमकीन सा रहता है? गोलगप्पे, पानी पूड़ी, पानी पूड़ी कितने लोग खाते हैं? कितने लोग के मुंह में पानी आ गया? चर्चा करते करते ही पानी आ जाता है? बार बहुत मिलता है, पता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? चर्चा करते करते भी इच्छा उधर चली गई है। जिनके भी मुंह में पानी आ गया है, इसका मतलब है इच्छा उधर चली गई है, क्योंकि इच्छा के बिना इंद्रियां द्रवित नहीं होती। इच्छा हुए बिना मुंह में पानी नहीं आएगा। तो कैसी भी खाने की स्वादिष्ट चीज़ होगी, यदि हमारी इच्छा उसके लिए नहीं हो रही है तो हमको मुंह में पानी नहीं आएगा। और वो चीज़ चाहे उपलब्ध नहीं है और इच्छा हो गई तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो इससे पता चला कि इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग की इंद्रिय संज्ञा है, उसको इंद्रियां बोलते हैं। तो इससे ये पता चला कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो इच्छा पूर्वक हो रहा है। तो चाहे इंद्रिय सुख है उसकी इच्छा है, चाहे रूप बल धन पद है उसकी पहचान की, है ना, उससे सम्मान पाने की इच्छा है। तो सम्मान से सम्मान और सुविधा से सुख की तलाश दोनों इच्छा पूर्वक ही होता है। तो इच्छा पूर्वक मानव में सुखी होने की तीव्रता बनी रहती है। उसके लिए 4 ऑप्शन में से 4 हो, 10 ऑप्शन हो, 10 ऑप्शन में से विश्लेषण और तुलन होते रहता है। उसमें से सारा पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए सारी संभावनाओं में से जिसमें अधिकतम सुख मिलेगा और दुख ही पाना है तो मिनिमम दुख कैसे मिलेगा, उसके ऑप्शन, उसका आस्वादन फाइनल करते हुए मैं चयन करके काम करना शुरू कर देता। कितने लोगों तक बात पहुंची? कौन बोल के बताएगा? एक एग्जाम्पल लेके बोल के बताओ। हाँ जी, आज तो आप दिख नहीं रहे थे सुबह से। है? नहीं नहीं, ये भाई जी नहीं दिख रहे थे, सोमानी जी। हेलो, आज फर्स्ट हाफ में नहीं थे आप? आफ्टरनून में ही आ पाता हूँ सर। अच्छा, वो तो इसलिए तो गड़बड़ है। अभिमन्यु वाला काम हो रहा है आपके साथ? आप हो ना, कृष्ण हो सर, आप हो जाएगा। जीवन की आधारभूत इच्छा है सुख की कामना, और उसके अंतर्गत सुख के साधन की उपलब्धता जैसे भी हो उनको रसावदान करना। इसके लिए अपने को जब भी कोई विचार आता है कि भाई सुख कैसे मिले, इस पे रिसर्च चलती रहती है इंटरनल, और जो भी सर्कमस्टांसेस उपलब्ध होते हैं उसमें ऑप्शन को एनालाइज करता रहता है बंदा, और फिर देखता है कि ये ऑप्शन मेरे लिए हितकर है या तकलीफ़ दे रहा है या कम तकलीफ़ दे रहा है या ज़्यादा फ़ायदे का है। ये एनालिसिस करके निर्णय वो लेता है और उससे उस भोग को प्राप्त होता है जो सुख का भोग उसकी चाहत है। ये मन में आया था। बढ़िया। अब मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी और स्पष्टता बन जाएगी। तो देखिए, जिसको इच्छा बोल रहे हैं उसको बोलते हैं चित्रण। चित्रण क्या है? मन में लड्डू फूटा, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन क्या चीज की है? मैं ये करने से सुखी होऊंगा, है ना। तो मैं ये खाने से सुखी होऊंगा, मैं ये पहनने से सुखी होऊंगा, ऐसे मकान से सुखी होऊंगा, ऐसी जॉब से सुखी होऊंगा, ऐसे घूम के सुखी होऊंगा। ऐसे बहुत सारे चित्रण हमारे पास हैं। तो कोई चित्रण है, चित्रण के अनुसार मेरे भीतर तुलन होता है। तुलन,
विश्लेषण और आस्वादन और चयन। चयन के बाद अब वो शरीर से या तो कार्य करेगा या व्यवहार करेगा। थोड़ा सा कार्य व्यवहार को समझ लेते हैं। व्यवहार किसको बोलते हैं? व्यवहार की परिभाषा है मानव के साथ सुखी होने के लिए किया गया श्रम। कार्य का मतलब है मानव का शेष प्रकृति के साथ सुविधा पाने के लिए किया गया श्रम। क्या अंतर है दोनों में? एक मानव का है, मानव के साथ है। एक मानव का है, शेष प्रकृति के साथ है। एक सुख पाने के लिए है, दूसरा सुविधा पाने के लिए है। तो ये समझ में आया कि ये बेसिकली जीना है, ये जीने के अर्थ में है। हालांकि जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है, लेकिन ये केवल जिंदा रहने के अर्थ में है, ऐसी बात कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जो कर रहे हैं, यदि व्यवहार की परिभाषा पढ़ेंगे तो क्या निकलेगा? मानव का मानव के साथ सुख मतलब समाधान। मानव का मानव के साथ समाधानित होने के अर्थ में, समाधान के अर्थ में किया गया श्रम। इसका मतलब हाँ, तो व्यवहार यदि समाधान के अर्थ में नहीं है तो फिर वो कार्य हो गया। तो इसका मतलब है कि यदि हम मानव लक्ष्य के अर्थ में नहीं जी रहे हैं, जैसा कि अभी हम परिवार में जी रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? घर में हम कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? तो पैसा कमाने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। फिर घर में नहाना धोना उठना बैठना क्या है? ये भी कार्य है। और बातचीत किस बारे में कर रहे हैं? शाम को क्या बनेगा, है ना? और किसी की शादी में जाना है और किसी की 13वीं में जाना है, करते करते अपनी 13वीं आ गई। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि अभी तक हमने व्यवहार कितना किया अपने परिवार में। शादियों में जाते हैं तो व्यवहार करके आते हैं, लिफाफा। हाँ, तो रहने दो, माइक मत ही दो। तो इससे ये समझ में आया कि जिंदा रहने के धरातल पर हमने व्यवहार आज तक किया ही नहीं है, कभी कभी भी नहीं।
हाँ, व्यवहार यदि संवेदनशीलता भी है तो वो भी कार्य ही है, शरीर के साथ ही है। तो जब तक मानव लक्ष्य स्वीकृत नहीं है, अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में स्पष्ट नहीं है, अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में एक दूसरे के साथ पूरकता को नहीं पहचाना है, तब तक व्यवहार नाम की चीज नहीं है। प्रमाण क्या है? नहीं किया है आज तक व्यवहार। एक भी रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है, ढूंढ के देख लो। तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है और मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। किसी के भी परिवार में एक रिश्ता ता उम्र गिला शिकवा शिकायत के बिना मिलेगा, ये असंभव है, असंभव है। इतना ही है कि कुछ का पड़ोसी सुनते हैं, कुछ का पड़ोसी नहीं सुनते। इतना ही है कि कुछ परिवारों में एक नेचुरल दोनों का ट्यूनिंग बैठ जाता है तो उपद्रव कम दिखाई देता है। लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो इतना ही है कि कहीं से पैसा आ रहा है और अपने घर में खाने पीने की व्यवस्था हमने कर रखी है और वो व्यवस्था चलती रहती है। कभी ये चर्चा हुई कि तुम्हारे भाव और विचार की स्थिति कैसी है, 10 सालों में तुम्हारे भाव और विचार में क्या चेंज आया, मेरे भाव और विचार में क्या चेंज आया, हम सही अर्थों में समाज के लिए कितने उपयोगी हो पाए, अपने बच्चों के भाव और विचार की स्थितियाँ कल कैसी रहेंगी, आज कैसी हैं, है ना? ऐसा कहाँ चर्चा हुआ? तो देखिए मतलब गैप कितने बड़े बड़े हैं। तो स्वयं को शरीर मानते हुए जिंदा रहने के धरातल पर व्यवहार की हमारी योग्यता ही नहीं है। इसलिए हमारे पास जब मानव की समझ नहीं है तो हमारे पास मानव की भाषा भी नहीं है। हमारे पास हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है ना, गुजराती है, राजस्थानी है, लेकिन इन सारी भाषाओं का प्रयोग हम मानव के बारे में बात करने के लिए करते हैं कि वस्तुओं के बारे में बात करने के लिए करते हैं? गाड़ी के बारे में बात करते हैं, मकान के बारे में बात करते हैं, खाने पीने के बारे में बात करते हैं, भविष्य में भी क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं? भविष्य में जॉब और पैसा कैसा होगा, पद कैसा होगा, है ना? तो चाहे भूत की बात करें चाहे भविष्य की बात करें, हम वस्तु की ही बात कर पाते हैं या वस्तु की कमी की बात करते हैं कि वस्तु को दान देने की बात करते हैं। मानव के भाव और विचार की क्वालिटी कैसे बेहतर होगी, उसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म हमने, कोई प्रॉपर, है ना, बहुत कोई विधिवत हमने, जैसे व्यवसाय के लिए एक विधिवत एफर्ट किया है, ऐसा कोई विधिवत एफर्ट जारी है, ऐसा कह पाना। हाँ, बुरा विचार नहीं, मेरे मन में बुरा विचार मत आए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन बुरा विचार ना आए, ये बुरे विचार से मुक्ति है कि सही अर्थों में मैं बुरा विचार आता है तो परेशान होता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बुरा विचार मत आए। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? हम कार्य कर रहे हैं, व्यवहार की हमारी योग्यता नहीं है, हम वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु की भाषा हमारे पास है, मानव की भाषा हमारे पास नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि हमारे बीच में मानव मानव का संवाद नहीं है, मानव मानव के बीच वो तृप्ति नहीं है। वस्तु की तृप्ति हो गई है, खाना पीना बढ़िया मिल गया है, वस्तुएं तो जिस चीज़ का अधिकार था वो चीज़ें पूरी हो गई हैं, जिस चीज़ का अधिकार नहीं है उसकी कमी शेष है। अब बताओ, घर में कुत्ता पाला है, उससे व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना? तो अब ये भी क्लैरिटी बनेगी कि कुत्ते के साथ व्यवहार होता है कि नहीं होता है। है ना? अभी हमको ऐसा लगता है जितना हम आदमी के साथ करते हैं उतना ही कुत्ते के साथ भी करते हैं। आदमी भी नहाता है, कुत्ता भी नहाता है, आदमी भी नहाता है, कुत्ता भी नहाता है ना? उसका भी एक अच्छा बिस्तर हो ही सकता है हमारे जैसा। तो अभी हमको कोई बहुत फर्क दिखाई नहीं देता है। लेकिन अभी ये क्लैरिटी बनती है कि क्या समाधान, क्या कुत्ते से हमको सीखना है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, या कुत्ते को हमसे सीखना है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है?
ना कुत्ते से हमको सीखना है, ना हमको कुत्ते से सीखना है, क्योंकि कुत्ते के मन में ये क्वेश्चन आता ही नहीं है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। इसका मतलब है कुत्ता मनुष्यतर प्रकृति है, उसके साथ कार्य ही हो सकता है, वो किसी सुरक्षा के अर्थ में हो सकता है। ठीक, तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो पशुओं के साथ व्यवहार नहीं होता है, पशुओं के साथ कार्य ही होता है, और पशुओं के साथ रहने का कोई पर्पस होगा। जो भी पर्पस होगा वो हमको पहचानना होगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो सार बात ये समझ में आई कि व्यवहार एक अलग चीज़ है, कार्य एक अलग चीज़ है। व्यवहार समाधान के अर्थ में है, कार्य सुविधा के अर्थ में है। और फाइनली जब मैं मानव लक्ष्य के अर्थ में काम करता हूँ तो मेरा कार्य भी, कार्य करने के क्रम में जब मानव से बात करता हूँ तो उसका नाम व्यवहार ही है। मानव के साथ व्यवहार ही होगा। कोई कार्य के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर कार्य चूंकि मानव लक्ष्य के अर्थ में है तो वो फिर परस्पर व्यवहार ही कहलाएगा जीने के धरातल पर। हाँ, मैं लकड़ी के साथ काम कर रहा हूँ तो वो कार्य कहलाएगा। मनुष्यतर प्रकृति के साथ में खेत में काम कर रहा हूँ, फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तो वो कार्य कहलाएगा। मनुष्य के साथ कार्य नहीं होता है। बढ़िया, क्या समझ में आया? कुछ कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन? ठीक हो गया? तो एक क्लैरिटी हमारी बनी कि व्यवहार कोई अलग चीज है। चलिए, तो फिलहाल हमारे पास कार्य की योग्यता है, व्यवहार वाली योग्यता नहीं है, है ना? अब देखिए, तो मेरे पास कोई चित्रण है। दो तरह के चित्रण की चर्चा कर लेते हैं। एक तरह का चित्रण है जॉब का मिलना, और दूसरा एक चित्रण है शादी का होना। जॉब के लिए चित्र कैसा होगा? कॉलेज से निकले और जॉब के लिए एक चित्र बना। कैसा चित्र बना? कैसी नौकरी चाहिए? तो जैसी नौकरी चाहिए अब उसके लिए तुलन होगा। तो पहले अब तुलन को पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए, तुलन का मतलब है कि बेसिकली मानव की दृष्टि क्या है। एक तुलन है कि बस पैसा मैक्सिमम मिल जाए, दुनिया में कहीं भेज दो, जो मर्जी करवा लो। जैसे जो लोग वो मर्चेंट नेवी में जाते हैं तो समुद्र में जाने के लिए सब तैयार नहीं होते। तो जो लोग समुद्र में जाने को स्वीकार कर लेते हैं उनको एक कुछ पैसा और ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कम लोग वहाँ जाना स्वीकार करते हैं। तो एक दृष्टि ये है। तो कितनी दृष्टि है? एक दृष्टि प्रिय है, एक दृष्टि हित है, एक दृष्टि लाभ है, एक दृष्टि न्याय है, एक दृष्टि धर्म है, और एक दृष्टि सत्य है। प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य। तो क्या मतलब? प्रिय का मतलब है जो इंद्रियों से अच्छा लगता है, उस आधार पर जब मैं निर्णय लेता हूं तो प्रिय दृष्टि है। जब शरीर के स्वास्थ्य के ढंग से मैं कोई निर्णय लेता हूं तो उसका नाम हित है। जब मैं धन के अर्थ में कोई निर्णय लेता हूं तो उसका नाम लाभ है। जब मैं संबंध के अर्थ में कोई निर्णय लेता हूं उसका नाम न्याय है। जब मैं अखंड समाज के अर्थ में कोई निर्णय लेता हूं उसका नाम धर्म है। जब मैं चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए इसका नाम सत्य है। तो इस रूप में देखें तो जॉब के लिए क्या क्या दृष्टियां हो सकती हैं? लाभ की दृष्टि हो सकती है,
हित की दृष्टि भी हो सकती है कि भाई किसी जगह विशेष में काम करना, भाई मैं दिल्ली में जॉब नहीं करूँगा, वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है ना। और प्रिय दृष्टि भी हो सकती है, किसी मॉल में ही काम करना है या एसी ऑफिस में ही बैठना है। न्याय की भी हो ही सकती है ना, और अखंड समाज के अर्थ में भी हो ही सकती है। लेकिन अभी जैसा हम जी रहे हैं उसमें ज़्यादा कौन सी दृष्टि काम करती है? प्रिय हित लाभ में से भी कौन सी ज़्यादा काम करती है? और लाभ में से भी कौन सी ज़्यादा काम करती है? प्रिय। तो बेसिकली सारा लाभ प्रिय के लिए है। पैसे का करोगे क्या? गाड़ी खरीदेंगे, है ना, सिंगापुर घूमने जाएंगे। तो कुल मिला के पैसे का इतना ही होना है कि हम कोई सामान खरीदेंगे, है ना, और कुल मिला के इंद्रियों से सुखी होने का कोई जुगाड़ बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि यदि सही अर्थों में देखेंगे तो सबसे अधिक कौन सी दृष्टि ऑपरेट कर रही है? प्रिय दृष्टि। प्रिय के लिए लाभ है तो लाभ दृष्टि ऑपरेट कर ही रही है। तो जितना प्रिय के लिए ज़्यादा है उतना लाभ के लिए ज़्यादा है। और न्याय धर्म सत्य, न्याय धर्म सत्य के बारे में क्या हो रहा है? उसकी अपेक्षा बनी हुई है कि ऐसा हम जी रहे हैं? अपेक्षा बनी हुई है। संबंध में गिला शिकवा शिकायत, समाज की तो पूछो ही मत, प्रकृति की तो पूछो ही मत। तो बेसिकली ये हमारी अपेक्षा में है। ऐसा हम जी रहे हैं ऐसा नहीं है। इन तीन को हम फिर भी जीते हैं, कभी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते ही हैं। तो इसका मतलब है बेसिकली ये तीन दृष्टि जिंदा रहने के अर्थ में है। ये तीन दृष्टि जीने के अर्थ में है। तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना होता है। जब न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना होता है तो प्रिय हित लाभ उसी में व्यवस्थित हो जाता है। जीने में जिंदा रहना होता ही है। तो जब हम न्याय पूर्वक जिएंगे तो फिर शरीर के साथ भी न्याय करेंगे। शरीर के साथ न्याय करेंगे तो फिर इंद्रियों का और धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हाँ जी भैया, एक डाउट, मतलब एक सिचुएशन है कि जैसे शिविर में आना था। हाँ तो हाँ जी, सब ध्यान से सुनिएगा, आपको बताना है। मेरी स्वीकृति थी और मेरे वाइफ की उस समय स्वीकृति नहीं थी, उसको ज़्यादा आइडिया था नहीं। ठीक बात। अब उसकी स्वीकृति थी कि हमारे ये विंटर वेकेशंस हैं तो हम कहीं घूमने चलें। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। और मैंने ऐसा सोचा कि विंटर वेकेशंस मुश्किल से मिलते हैं, फिर 7-8 दिन का लंबा इतना टाइम मिल नहीं पाता, तो अभी जहाँ भी शिविर है वहाँ चल लेते हैं और उसको भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने भी कंटेंट थोड़ा यूट्यूब से देखा हुआ था। आप कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद। तो उसको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि जिंदा और जीना क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि उसके बाद घूमने का जो भी होगा डिसीजन, वो भी मतलब पूरी पिक्चर उसके पास भी आ जाएगी, तो आगे वो डिसीजन लेगी तो बेटर डिसीजन ले पाएगी। ठीक बात। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि चलो वहाँ जाएंगे तो थोड़ा एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में, मतलब पूर्णता के अर्थ में जो भी है, थोड़ा कंटेंट आएगा तो न्याय दृष्टि ऐसा मैं सोच रहा था। उसको लगा कि यार मुझे तो कहीं और घूमना था, यहाँ तो घूमना नहीं था, तो मेरे लिए प्रिय नहीं था। और उसका ऐसा है कि जब न्याय होता है तो वह तृप्ति होती है, तो यहाँ तो वह तृप्ति हुई नहीं, तो तुमने ये न्याय नहीं किया, अन्याय किया। अब इसमें उन्हीं को माइक दे दो, वही बोले तो ठीक है। अब आप अभी रहने दो, नहीं तो एक संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। बताइए। नहीं आराम से खुल के बोलिए। देखो यही वो क्षण है जब हम खुल के बात कर पाएँ, अपनी बात कह पाएँ, है ना। यही तो साथ साथ चलने का मजा है। नहीं सर, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मैंने यही कहा कि मतलब हंसी मजाक वाली बात थी। मैंने कहा नहीं न्याय तब वो कहा दोनों की तृप्ति होगी। हाँ बिल्कुल ठीक। मैंने कहा मैं पूरी तरह से जीने की धरातल पे नहीं आई हूँ, अभी थोड़ा सा ना जिंदा रहने की धरातल पे भी हूँ, तो थोड़े वो वाले भी सुख ध्यान में रखिए। और क्या, ठीक बात, बिल्कुल ठीक। ये देखो ये तो न्यायपूर्ण बात है। यही
कहा था मैंने भी। है ना? तो ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है कि अभी न्याय प्रमाणित नहीं होगा। एक को लगता है कि, और कुछ कहना है? नहीं सर, थैंक यू। बैठिए। देखिए, इनकी दृष्टि को समझते हैं। आपकी दृष्टि ये थी कि ये 7 दिन कुछ मज़ा आ जाए, कहीं घूम फिर लें, और बार बार निकलने मिलता नहीं है, तो ठीक ही सोचना है। इनको लगता है कि साल भर ही ठीक से निकल जाए। तो इतना ही फर्क। तो 7 दिन ठीक से निकल जाए कि साल भर ही ठीक से निकल जाए कि जिंदगी ही बढ़िया से निकल जाए, जिंदगी बढ़िया से निकल जाए। तो इन्होंने आपकी बात मान ली, आपकी बात मान के शिविर में आ गई। अब आप इनकी बात मान के जहाँ घूमना चाहते हैं बढ़िया घूमने का भी जुगाड़ करना, दोनों की दुकान चलती रहे। यही न्याय है। हाँ, इन्होंने क्या किया, चल रहा है सुबह बात हुई थी, सुबह हाँ, ये बोले वाइफ इसलिए तैयार हुई कि 7 दिन का प्रोग्राम है, तो 3 दिन तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जो, और 4 दिन तो मैं तुम्हें ले चलूंगी दूसरी जगह जो है, ये बात हुई थी। अब आगे ये यहाँ बदल गया फिर इनका विचार। असली बात ये बताओ भैया, आदरणीय हाँ, आदरणीय नागराज जी के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य का एक सूत्र है हाँ, कि छुपाना वो पड़ता है जो गलत होता है। जो शेयरिंग हो पूरी करो आराम से खुले। सब कहीं का वो है, किस चीज़ का डर है, सबकी समस्या वो की हुई है। बस सब आपके जैसे हिम्मती थोड़ी होते। इसीलिए शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य का सूत्र था ये। नहीं, हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन फिर भी कैसा लगा यहाँ आके? ठीक है, बात ठीक हो रही है? कितने % ठीक लगी बात? पहले 3 दिन थोड़े से मुश्किल थे। हाँ, साथ के साथ तो ये ठीक है, ये भी इन्होंने ठीक रिस्क लिया है कि पहले 3 दिन देख लेना। तो 3 दिन बैठने के बाद कोई ना कोई पॉइंट पे हम कनेक्ट हो ही जाते हैं। अधिकांश लोग, बहुत कम लोग हैं जो 3 दिन रुकने के बाद जाएं, ऐसे संभावना कम हो जाता है। तो इससे ये समझ में आया कि इन 3 दिन में क्या हुआ। तो बेसिकली आपकी दृष्टि थी कि प्रिय दृष्टि कहीं घूमेंगे फिरेंगे, एक बात हो गई। यहाँ आके जो अपने भीतर न्यायपूर्वक संबंध में अच्छे से जीने की अपेक्षा तो है ही है, चाहे अभी अखंड समाज और चारों अवस्थाओं में संतुलन को छोड़ दें। लेकिन ऐसा कोई मानव नहीं है जो अपने परिवार में अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीना नहीं चाहता है, ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आदमी न्याय के साथ में कनेक्ट, संबंध में जिया जा सकता है, और अभी जैसा जी रहे हैं उसमें कहीं गैप है, ये बात तो पकड़ में आती है। तो ये बात पकड़ में आने के बाद में तो हमारा कहीं ना कहीं जीने का और सोचने का तरीका, और रोज़, जबकि घूमना फिरना रोज़ नहीं हो सकता है, और घूमने फिरने के लिए कितना भी घूमे 4 दिन बाद लगता है घर चलो हो गया। कहीं भी घूमने चले जाओ 4 दिन 6 दिन हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद इससे ज़्यादा आप घूम नहीं सकते। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो है ही है। तो कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी हो जाए जिसमें वाकई में हम एंजॉय कर सकें, मैं जो सोचूं उसको एंजॉय कर सकूं, हम आपस में जिएं तो उसको एंजॉय कर पाएँ, हमारा जीना ही खुशहाली हो जाए, है ना। यदि जीना खुशहाली हो जाता है तब समझ में आता है कि मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी है। भाई ये बेरोजगारी है ना कि यार चलो कहीं चले, और जहां गए वहीं झगड़ा हो गया। पुष्कर के घाट पे मसूरी का मजा आ जाए। कई तो हनीमून से ही वापस आ रहे होते हैं ना कि नहीं चलेगा, हनीमून भी पूरा नहीं कर पाते है। हाँ, वो समझना पड़ेगा कि मानसिक खुराक क्या चीज़ है। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घूमना फिरना गलत है, लेकिन ये जो हम वेंटिलेशन चाहते हैं, इसका मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई घुटन पैदा होती है, उसमें कोई चेंज की आवश्यकता पैदा होती है, वो एक पर्पज़ है।
और कहीं जाएंगे कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करने के ढंग से देखोगे तो कहीं भी चले जाओ दुनिया में वही पदार्थ अवस्था है, वही प्राण अवस्था है, वही जीव अवस्था है, वही ज्ञान अवस्था। इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मसूरी में रह के यदि मसूरी जाके सुख मिलता तो मसूरी वाले तो निरंतर सुखी हो गए होते हैं। चेंज चाहिए, अब चेंज तो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्या करें, कर नहीं पा रहे हैं। एक हफ्ते के लिए आप चले गए तो मानसिक खुराक मिल गई। ये मानसिक खुराक फिर आदमी कई जगह से चाहता है, वो फिर एक ही घूमने से नहीं होगा। वो मानसिक खुराक भी कई तरह की है और उसमें फिर कई सारी वैरायटी है। तो इसका मतलब है कि मानसिक खुराक की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि रूटीन बोरिंग है, क्योंकि रूटीन सुखदायी नहीं है। देख लो, इसको मानना नहीं है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं इसको भी नहीं मानना है, केवल जांचना है, केवल जांचना है। हम जहां हैं, जिनके साथ हैं, यदि वहां हमको तृप्ति नहीं है तो हमको व्यक्ति बदलने का भी मन करता है, स्थान बदलने का भी मन करता है। और भौतिक वस्तुएं हमेशा बदलने वाली ही होती हैं। भौतिक वस्तुओं के साथ जिएंगे तो उनको बदलना ही होता है। कभी आपको अपने विश्वास को बदलने की आवश्यकता लगी कि मैं विश्वास पूर्वक जी रहा हूँ, अब बहुत दिन हो गया, थोड़ा चेंज कर दूं, धोखा ले आऊं, है ना? तो विश्वास को बदलने की जरूरत कभी नहीं पड़ी, सम्मान को बदलने की जरूरत कभी नहीं पड़ी, खुशी को बदलने की जरूरत कभी नहीं पड़ी, है ना? हमेशा अभाव से मुक्ति ही चाहते हैं, हमेशा भाव के साथ ही होना चाहते हैं, हमेशा असुरक्षा से मुक्ति चाहते हैं। इसका मतलब है कि जैसा जी रहे हैं वो हम भौतिक वस्तुओं के साथ जी रहे हैं, शरीर के साथ जी रहे हैं, इसलिए फिर बदलाव की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जैसे तीर्थ और टूरिज्म में क्या फ़र्क है? तीर्थ और टूरिज्म, इसमें अंतर है। यदि तीर्थ की टूरिज्म की बात करेंगे तो टूरिज्म शुद्ध रूप से इंद्रिय भोग के लिए है। यदि तीर्थ की बात करेंगे तो तीर्थ बेसिकली न्याय धर्म सत्य की तरफ चल देता है, क्योंकि हम किसी बेहतर जिंदगी के आयाम को समझना चाहते हैं। जब तीर्थ के लिए जाते हैं तो टूरिज्म भी हो ही जाता है। इसलिए भारत में तीर्थ था, टूरिज्म नहीं था। तीर्थ का मतलब है कि किसी हायर वैल्यू के लिए, किन्हीं हायर वैल्यूज़ के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करना। तो जिन भी जगहों में हमारी आस्थाएं हैं, अपनी आस्थाओं को समझने की कोशिश करना, जिंदगी के किसी परम सत्य को समझने की कोशिश करना, जीने का कोई प्रयोजन होता है उसको समझने की कोशिश करना, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग लोग किस तरह से जीते हैं उसको समझना, अलग अलग जगह में नेचर का विस्तार कैसा है, कभी उस पर भी ध्यान चला जाता है। तो यदि प्रकृति को एक्सप्लोर करने के क्रम में, मानव सभ्यताओं को, मानव जीवन शैली को एक्सप्लोर करने के क्रम में, जीवन के बेहतर लक्ष्य को एक्सप्लोर करने के क्रम में, तो इसका मतलब है कि हम अपनी खिड़की को, हम अपने जीने को और विस्तार देना चाहते हैं। तो जीने को विस्तार देना चाहते हैं, उसका नाम तीर्थ है। और प्रिय हित लाभ जो टूरिज्म की बात है, तो वहाँ दारू एक आवश्यक भाग है। नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जनरल बोल रहा हूँ। तो वहाँ वो भोग के लिए, देखो सारे मंदिर फिर 5 स्टार होटल बन के फिर किधर चले जाते हैं और वहाँ क्या क्या धंधे शुरू होते हैं। पूरी एक नई दुनिया खुल जाती है और तीर्थ की पवित्रता खत्म हो जाती। तो जिन भी तीर्थों पे लोगों की पहुंचना और आवागमन बहुत इजी हो गया, वो सब टूरिज्म में बदल गए। और सरकारें भी चाहती हैं तीर्थ टूरिज्म में बदल जाएं, क्योंकि आए तो गवर्नमेंट को भी इनकम की ज़रूरत है, गवर्नमेंट भी कैसे चलाएंगे। लेकिन जो ज़िंदगी का पर्पज़ है वो कहीं मार खा जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम टूरिज्म के लिए जाते हैं, जब हम तीर्थ के लिए जाते हैं, टूरिज्म तो होता ही है, खाने पीने का कुछ करते ही हैं, घूमने फिरने का कुछ करते ही हैं, हंसी मजाक कुछ होता ही है। तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया हुआ है, तीर्थ में टूरिज्म समाया हुआ है, लेकिन टूरिज्म में तीर्थ समाया हुआ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीने में जिंदा रहना समाया हुआ है। तो जब हम हायर वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें हंसना खेलना खाना पीना बल्कि ज़्यादा बेहतर होता है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल एक देता हूँ। मेरा बेटा है, उसके मित्र लोग हैं,
तो वो आईटी मुंबई से बीटेक एमटेक है और उसकी शादी वादी तय हो गई और शादी हो गई। तो उसके पहले वो चूँकि माहौल ऐसा है तो उसने बेटे के चक्कर में और सर्किल के चक्कर में शिविर कर लिया। अब शिविर करके उसको बहुत अच्छा लग गया। अब शादी के बाद उसको 15-20 दिन के लिए हनीमून मनाने सिंगापुर जाना था। अब घर वालों को तो शिविर का पता नहीं था। अब घर वालों को बोलता शिविर विविर है तो लोग पता नहीं क्या सोचते। तो घर वालों को बोला कि मैं 15-20 दिन के लिए सिंगापुर जाऊंगा, और दोनों घर से सिंगापुर बोल के निकल गए। दिल्ली से हापुड़ आए। हापुड़ में दिल्ली के पास एक सेंटर है, तो वहाँ पे 7 दिन का पूरा शिविर किया और वहाँ से फिर सिंगापुर निकले। तो चूंकि उसकी वाइफ से भी मेरा परिचय था ही, उसने लौट के बताया कि यदि हम पहले शिविर नहीं किए होते तो हमारा हनीमून भी उतना अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपस में बात करने के लिए कोई कंटेंट मिल गया। नहीं तो कंटेंट कितना रहता है, चलो वहाँ गए, कुछ देख लिया, कुछ खा लिया और वापस लौट आए। तो अब जहाँ भी गए वहाँ आदमी की सुंदरता भी साथ थी और अपनी ज़िंदगी की सुंदरता को और बेहतर बना सकते थे। तो किसी भी जगह में बैठ के घंटों बात करने की स्थिति बन गई। और एक पेयर का हनीमून मनाने का या घर से बाहर जाने का एक बड़ा अवसर यह भी रहता है कि कभी जॉइंट फैमिलीज में आपस में बहुत लंबा बैठ के बात करने के अवसर नहीं मिलते हैं। मतलब जॉइंट फैमिलीज की स्थिति पहले ऐसी थी। तो इसका मतलब है कि यदि बात करने का कंटेंट नहीं है तो बात भी क्या करोगे। तो इस अर्थ में कहना चाहता हूं कि यदि दो लोगों का यदि मन की गहराई बहुत मिलती है, यदि मन को एक्सप्लोर करते हैं, जीवन की जगह में बात करते हैं, तो तृप्ति बहुत गहरी है। फिर भौतिकता को भी हम एंजॉय कर लेते हैं, फिर जर्नी को हम एंजॉय करते हैं। तो मेरे को लगता है कि पहले भी कहा है कई बार, घर बहुत सुंदर है, रहने वाले लोगों का आपस में क्लेश है तो घर क्या करेगा। गाड़ी बहुत सुंदर है, अपना मन खराब है तो गाड़ी भी क्या करेगी। तो इवन भौतिक वस्तुओं के साथ भी जो थोड़ी सी खुशी मनाने की हमारी अपेक्षा है, वो भी तब सफल होती है जब अपना मन अच्छा है। और मन अच्छा रखना तो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है ही है। तो मन अच्छा करने के लिए काम जम के किया जाए, फिर जो भी करेंगे उसका सदुपयोग ही होगा। तो इस सेंस में कहा कि यदि अभी देखें, हाँ कुछ बोला, हाँ हाँ वो लक्ष्य का पता होगा तब। अधिकतर प्रॉब्लम क्या होती है कि चेंज चाहिए हाँ। तो उन गृहिणियों को घर के कार्य में मजे नहीं आ रहे। नहीं, क्योंकि वो लक्ष्य के अर्थ में जुड़ता है नहीं। गृहिणी क्यों नहीं, पुरुष का भी हाल वैसा ही है। हाँ, मतलब बात ये हो रही है ना, सब चेंज होने से अच्छा हो जाता है। हाँ। अगर ज़्यादा मतलब आपके कार्य में आपका लगाव हो, लक्ष्य क्लियर हो, तो फिर आपको संडे मंडे की छुट्टी की जरूरत नहीं होती। बच्चा स्कूल जाना चाहता है संडे को भी, कि मेरे को मजा आता है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो तो मामला मजे का है, कुल मिला के मामला मजे का है, मामला खुशी का है। खुशी की तलाश में ही बाहर जाना चाहते हैं, खुशी की तलाश में ही घर रहना चाहते हैं। तो फाइनली मामला मजे का है। तो अब ये ध्यान गया कि अभी हमारी शादी को लेकर दृष्टि कैसी है। अभी शादी को लेकर दृष्टि कैसी है, प्रिय हित लाभ। तो लड़का, एक बाप अपने बेटे के लिए लड़की कैसी देख रहा है, और लड़का लड़के में क्या देख रहा है, सैलरी कितनी है, शरीर कैसा है ना। तो बेसिकली हम शरीर और पैसा ही देख रहे होते हैं। तो इसका ये क्लियर होता है कि कैसी हमारी दृष्टि है, उसी को लेके विश्लेषण होता है। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, उसी का आस्वादन होता है, उसी के आधार पे चयन होता है, उसी के आधार पे निर्णय होता है। तो अभी शादी क्या है, व्यवहार है कि कार्य है। कार्य होगा तो क्या होगा, कार्य होगा तो फाइनली अतृप्ति होगी, क्योंकि शरीर के साथ तो तृप्ति की निरंतरता नहीं है, खाने के साथ तो तृप्ति की निरंतरता नहीं है। तृप्ति होगी तो अतृप्ति की वजह से एक नई इच्छा होगी, और नई इच्छा के बाद शादी का क्या होगा, शादी 2।
नया चित्रण होगा, और नए चित्रण के बाद नया शादी होगा। ठीक, तो इसका मतलब है ये कितनी बार भी होगा ये नया ही होगा। अभी जॉब को लेके चित्रण कैसा है? बहुत अच्छा, मतलब पैकेज, बहुत अच्छा मतलब पैकेज। और फाइनली उसमें शरीर भी ध्वस्त हो गया। तो यदि केवल इसको लेके पैकेज है तो जितना भी मिलेगा वो तो उसको लेके आपस में तुलन है, तुलन को उसका विश्लेषण है, उसके लिए आस्वादन है, उसके आधार पे चयन है, उसके आधार पे जॉब ज्वाइन कर लिया। अब ये जॉब कार्य है कि व्यवहार है? कार्य ही है। और जितना भी सैलरी मिले उससे ज़्यादा हमारे किसी दोस्त को मिल ही रही होती है, तो हमारी वहाँ छोटी हो ही जाती है। तो इसका मतलब है फिर एक अतृप्ति होती है, फिर जॉब 2। उसके बाद कार्य करना, अब जॉब है वो व्यवहार भी हो सकता है। कैसे? परिप्रेक्ष्य उसका अच्छा हो तो। अब शादी कर ली सर, तो गृहस्थी निभाने के अंदर आपने को पति पत्नी बच्चों को सबको संतुष्ट और अपने को सुरक्षित करना है, समृद्ध करना है, वो एक हिस्सा हुआ। उसके बाद जो सरप्लस है, अगर उस सरप्लस को अच्छे कार्यों में लगाने की प्रक्रिया में लगे हुए हो तो कार्य व्यवहार है। दूसरों को दान देना भी कार्य ही है, संवेदनशीलता है वो देखो आप आधा आप आ नहीं रहे नहीं, मैंने उस समय तो इसलिए वो गैप आएगा। उस दिन क्लास में था सर मैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या बचा? आपके पास या तो पैसा बचा या अपना तन बचा एक्स्ट्रा। अपना समय कहीं लगा सकते हैं या बचा हुआ पैसा कहीं लगा सकते हैं। तो बचा हुआ पैसा कहीं लगा देना, तो पैसे से भी कोई बिल्डिंग ही खड़ी होगी, किसी का पेट ही भरेगा, तो वो दूसरे के जिंदा रहने में सहयोगी हुआ कि जीने में सहयोगी हुआ? जिंदा रहने में सहयोगी हुआ। तो जिंदा रहने में सहयोगी हुआ तो ये कार्य ही है, ऐसा बोल रहे। ठीक हो गया? दूसरे के जिंदा रहने में सहयोग है, संवेदनशीलता है, वो कार्य है, संवेदनशीलता है। और खुद के लिए ही सिर्फ जो है वो जीवन है, तो वो भी कार्य ही है। इतना हुआ कि वो थोड़ा संवेदनशीलता, थोड़ा हायर वैल्यू है, अपने लिए ही बस कर रहे हैं, दूसरे के लिए किया तो थोड़ा और अच्छी स्थिति है, उसको संवेदनशीलता का अधिकतम एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। पर वो सीढ़ी है ना सर, है? संवेदनशीलता जो है आगे के लिए सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी है, पर अभी व्यवहार की सीढ़ी तक नहीं पहुंचे, तो वो सीढ़ी उससे और आगे, व्यवहार उससे और आगे, व्यवहार की क्वालिटी उससे और आगे। सर बहुत अच्छा आपने तरीका बताया। वैसे तो गूगल पे भी किसी ने डाला था व्हाट इज द बेस्ट वे टू टैकल द वाइफ, तो गूगल ने भी कहा वी आर सर्चिंग। साथ लेकिन सर मैं जो है, नहीं सुनो, मैं राजकोट में था साहब, जो है राजस्थान से गए थे, 6 साल रह के आए हूँ सौराष्ट्र में। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ एक कल्चर है साहब, गुजराती सब जानते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन जो है हर हस्बैंड वाइफ को लेके बाहर, शहरों में भले बाहर खुले में बुड्ढे वो होते हैं, प्लास्टिक बाहर खिलाते हैं खाना। तो एक फैमिली हमारी जयपुर की भी थी, जो है उनका भी ट्रांसफर हो गया वो ऑल इंडिया रेडियो। अब वो क्या है कि वो बेचारे वहाँ ऐसी आदत नहीं थी, जो है तो पड़ोस जिस घर में रहते थे वो उनको देख देख के वाइफ भी जो है आंदोलन करने लग गई, जो है कि देखो फलानी, भले वो साइकिल पे जाए भले स्कूटर पे जाए, जो है। लेकिन तो मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था, तो मेरे से कहा साहब जो है क्या करें, ये बड़ी भारी समस्या है, जो है औरतों को देख के जो जैसे ही घर से ड्यूटी जाते वो कहती कि जो है देखो फलाने की जो है वो बाहर जाके खाना खा रहे, बाहर जा रहे। मैंने कहा आगे से ऐसा तरीका कर दिया, जब भी ड्यूटी से जाओ उसके बोलने से पहले ही खुद ही बोलोगे चलो जल्दी फटाफट तैयार हो जाओ, बाजार चलेगी। और 2-3 दिन लगातार ही ऐसा करता। बोला गुरुजी बहुत अच्छा आपने तरीका बता दिया, अब तो नाम ही नहीं लेती कि रोज रोज तुम्हारे को घूमना याद रहता है क्या, है कि नहीं? वो पीछा छूट गया, बिल्कुल परमानेंट समस्या खत्म। 8 पूरा 10 करवा के जाओ। भैया हाँ जी सुनिए। भैया एक ऐसा मेरे पर्सनल एग्जांपल से मुझे थोड़ा कुछ समझना था। जैसा मुझे आस्वादन हुआ कि सैंडविच खाना है, हाँ, तो
फिर मैंने सोची मन में चयन कि तो सैंडविच से सैंडविच खा के सुखी होने का चित्रण। अच्छा, पहले चित्रण आस्वादन। बेसिकली यदि ऐसा बोलोगे तो देखो, मन में आस्वादन अपेक्षा होता है, ये सब एक साथ ही काम करता है। जो भी मन में आस्वादन अपेक्षा हुई पर इच्छा में नहीं आई तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए जगह नहीं बनेगी। कोई चीज़ का स्वाद हुआ फिर हम छोड़ भी देते हैं, बैठे बैठे कोई थोड़ी भूख लगी हाँ, तो मेरे को लगा सैंडविच खाना है, हाँ, और फिर अचानक फिर छोड़ दिया, चलो हाँ, ये नहीं कुछ और खाना है। अच्छा, तो आस्वादन तो हुआ, अभी इच्छा नहीं बनी। अच्छा, तो पहले इच्छा बनी, कोई चीज़ का आस्वादन हुआ, आस्वादन अपेक्षा हुई, वो मन के लेवल पे हुई। मन ने कोई चीज़ को आस्वादन के रूप में मान लिए ब्रेड को पहचाना, लेकिन वो उसको अपने मेटलाइज नहीं किया, इसका मतलब है ऊपर नहीं गया। यदि ब्रेड की इच्छा हुई तो उसका मतलब है कि अब उसका विश्लेषण, कौन सी दृष्टि? प्रिय दृष्टि, हित दृष्टि, नहीं भाई ये वाली ब्रेड नहीं, ये वाली, और जो भी हमने उसमें हमारी जो भी दृष्टि हो, प्रिय भी हो सकती है, हित भी हो सकती है। नहीं, यानी मुझे लगा पहले चयन आएगा, जैसा मुझे सैंडविच खाने की इच्छा हुई तो अभी डायरेक्टली नहीं जा रहा। मैं बनाऊंगी या मेड बनाएंगी या मैं जोमेटो से ऑर्डर आप बनाओगे या मेड बनाएगी कि जोमेटो लाएगा, वो तब होगा जब उसका चयन हो जाएगा। चयन होने के पहले आस्वादन अपेक्षा हुई, आस्वादन अपेक्षा होने के बाद में उसमें कोई दृष्टि है, और आस्वादन होने के बाद, आस्वादन अपेक्षा होने के साथ में उसमें कोई दृष्टि है, उसके आधार पे उसका विश्लेषण पूर्वक वो चित्रण में गया कि हाँ ऐसा करना है। जब तय हो गया कि इच्छा बन गई कि ब्रेड खानी है, अब वो वापस उस दृष्टि के साथ, उस विश्लेषण के साथ आस्वादन पूर्वक अब चयन होगा कि किसको अब किसको बनाना है, मैं बनाऊं कि जोमेटो लाएगा कि कोई और लाएगा या कहाँ से मंगाना है। अब वो चयन हुआ, अब वो शरीर से चयन होने के बाद फिर शरीर से मैं बोलना शुरू करूँगा। तो भैया विश्लेषण के टाइम पे ही होगा ना वो चॉइस, तो एनालाइज करूंगी ना मैं कि वो मेड के हाथ की अच्छी लगेंगी कि मेरे हाथ की के मतलब बाहर की अच्छी रहेंगी। वो मतलब फिर से बोलता हूँ कि ब्रेड की आस्वादन की अपेक्षा हुई, ब्रेड का आस्वादन का अपेक्षा हुआ, यदि वो तुलन विश्लेषण पूर्वक इच्छा तक नहीं गया तो मैं खाने का निर्णय नहीं लेता हूँ। यदि वो तुलन विश्लेषण पूर्वक इच्छा में चला गया तो इच्छा बन गई तो अब खाना है, अब खाना है तो तुलन विश्लेषण पूर्वक अब ये तय होगा कि मैं लाऊंगा कि मंगा, फिर वो सारी चीज़ का तुलन हो रहा है। फिर वो कितने का आएगा, ये भी एक तुलन है, कौन लाएगा वो भी एक तुलन है, बाई बनाएगी वो भी एक तुलन है। तो ये तुलन विश्लेषण पूर्वक फाइनली एक क्लियर निर्णय आया कि इस दुकान से मंगाना ठीक है, इस कंपनी का लाना ठीक है, ये लेके आएगा, जो लेके आएगा वो कंप्लीट पैकेज यहाँ पे रेडी हो गया। तब मैं चयन को कहता हूँ कि हाँ इसको बोलो। तो भैया वो कार्य व्यवहार उसमें मुझे नहीं समझ में आया, जैसा मैंने इसमें कोई कार्य नहीं है, इसमें सब व्यवहार, इसमें सब कार्य ही है। ब्रेड खाना शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शरीर अपने आप में मनुष्यतर प्रकृति है, तो मनुष्यतर प्रकृति को बनाए रखने के लिए जो कुछ किया वो कार्य किया। तो अपने शरीर को नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुला देना, ये सब कार्य है। मुझे ऐसा लग रहा था कौन सा चॉइस करते वो कार्य है या व्यवहार? ना 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 ना, जीवन तृप्ति के लिए जो किया गया वो व्यवहार है, शरीर बनाए रखने के लिए जो किया गया वो कार्य है। ये एग्जाम्पल कितने लोगों तक पहुंचा? जैसे अभी बेल हो गई, बेल का इशारा हो गया, तो अब चाय पीना है तो चाय का आस्वादन हो गया। यदि किसी का कंटेंट का आस्वादन हो रखा है कि अभी तो समझ में आ रहा है, अभी चलने दो, तो उसका चाय का आस्वादन नहीं हुआ, चाय के आस्वादन की बजाय सुनने का आस्वादन हुआ कि अभी चलने दो। आप कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे? माइक। जय श्री कृष्णा। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, जस्ट बिकॉज हम तुलना और कंपैरिजन एंड ऑल की बात कर रहे हैं। जब एक ही घर में सपोज 2 बच्चे होते हैं तो वो 2 बच्चे इन इटसेल्फ भी कंपैरिजन करने लग जाते हैं और हम लोग भी एज सच कंपैरिजन करते ही हैं, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए क्या होता है? क्या करना? उसके लिए क्या होता है कि एक सम्मेलन में एक माँ पूछ रही थी कि मेरा बच्चा टीवी बहुत देखता है और मैं क्या करूं।
तो सबको ही अपने अपने विचार बता रहे थे। हमारी धर्मपत्नी थोड़ा कम बोलती, जब तक उनको बोलो नहीं तब तक नहीं बोलती। तो किसी ने पूछा बहन जी आप भी कुछ बताओ, तो बहन जी ने पूछ दिया टीवी कौन लाया था। तो खेल खत्म। आप चाय पी ले। तो कंपैरिजन घर में किसने शुरू किया था? बच्चा माँ के गर्भ से कंपैरिजन लेके नहीं आया था। कंपैरिजन हम ही आप कर रहे हैं। हमारी बातों से वो सुन रहा है, हम सोच रहे हैं हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, वो खेल रहा है। खेल रहा नहीं है, एक कान इधर है और ये क्या बात करते हैं, कैसे एक दूसरे से काम, उसी स्टाइल में फिर वो बात करना शुरू करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके पास वो लगभग जीरो से शुरू करता है और सारे स्टाइल और सारे शब्द और सारी भाषा और सब कुछ, सारी शैली हमसे पकड़ रहा होता है। हेलो, बढ़िया, नमस्कार। हाँ सर, मेरा एक डाउट मैं सुबह भी क्लियर करना चाह रहा था, जैसे कि अपन जीवन विद्या शिविर अभी कर रहे हैं और इसमें अपन ये देख रहे हैं कि हमको इंद्रिय सुख की ज़्यादा तलाश रहती है और इंद्रिय सुख जो है वो केवल और केवल कुछ समय के लिए रहता है। अब इसके बाद मेरे को एक ये मतलब कंफ्यूज जन समझ लो, या मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि सभा में इसको पूछना चाहिए नहीं, बट मुझे लगा कि हाँ पूछना चाहिए कि अब जो सांसारिक सुख है जैसे शादी के बाद, तो वो भी एक मानवीय गुणों का हनन कहीं ना कहीं पर कहलाता है। तो क्या इसको हम इस तरह से परिभाषित करें कि वो इंद्रिय सुख तक था केवल, कि इसलिए वहाँ तक सही था, या उसके बाद कि वो एक जीवन का प्रोसेस है इसलिए उसको क्या आगे फॉलो करना चाहिए? चाय पी लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा गहरा।